प्लीज़। ਕਨੂ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਨ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖਦ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਰੁਝੇਵਾਂ ਤੇ ਰਜੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ थोड़ा मैं हिंदी गल करूँगी बिकॉज टॉपिक हरियाणा रिलेटेड है। सो साढ़े व्यूअर्स जोड़े थोड़ा हिंदी स्पीकिंग है। सो हमने बात करनी है जो वायलेंस नू डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुड़गांव जो है, वहाँ पर ये वायलेंस छिड़ी है, जो रॉयट्स हुए हैं। अगेन एक नया मुद्दा जो है सामने आया कि किस तरह आज़ादी की लड़ाई के बाद फिर से हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं हरियाणा में शुरू करवाए गए हैं। अब ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं या ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड हैं, ये सवाल फिर से उठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत के और राज्यों में पिछले साल भी 2021 में भी 2022 में भी जो है ये दंगे लगातार एमपी में और कई डिस्ट्रिक्ट राज्यों में जो है करवाए गए थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका कारण हमेशा क्या होता है। हर बार जानबूझ के या किसी भी कम्युनिटी को लेकर जो है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक प्रोसेशन हुआ था, जल अभिषेक यात्रा की गई थी हिंदू परिषद की तरफ से, जिसको रोका गया और उसके ऊपर पत्थर फेंके गए। अब सवाल उठता है कि क्या वो पत्थर सच में मुसलमानों ने या किसी और धर्म के लोगों ने मारे, या खुद ये दंगे भड़काने के लिए जो है हिंदुओं पर सरकार द्वारा या ऑपोजिशन द्वारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करने के लिए कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स या पाकिस्तानी एलिमेंट्स में भी उन्होंने ये पत्थर बजवाए। अब सवाल ये उठता है कि हर राज्य में इस तरह की जो कहते हैं हिंसा भड़क रही है, हर राज्य में जो इस तरह के रॉयट्स चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस चल रहे हैं, क्या उन दौरों के चलते, इन हिंसा के चलते हम अपने राज्य में, हम अपने देश में सुरक्षित हैं? और क्या बार बार हमें राज्य के बारे में बात करने की ज़रूरत है, एंटी फेडरलिज्म बात करने की ज़रूरत है? वी एज अ नेशन, वी एज वन इंडिया क्या बात नहीं कर सकते? क्या जानबूझ के इलेक्शन से पहले किसी भी राज्य में इस तरह के दंगे भड़काना, हिंसा करवाना, ये आम बात हो गई है हमारे भारत देश में? और क्या भारत के देशवासी ये सब जो है पॉलिटिकल टैक्टिक्स इतने सालों से नहीं पहचान पा रहे? क्या सिद्धू मूसेवाला का पंजाब में हुआ और हरियाणा में ये जो दंगे हुए, मणिपुर में जो महिला के साथ हिंसा हुई, क्या ये सब एक ही डिवाइसिव फोर्स का हिस्सा नहीं है? क्या हम सब ये समझ नहीं पा रहे एज अ नेशन? सवाल ये उठता है। ये देखो, पुलिस की नाकामी और कहाँ तक जाएगी ये बदनामी, इस बात के ऊपर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते नाम में भी, कहते बदनामी में भी नाम है, सबसे बड़ी बात ये है। सो अक्सर कुछ लोग नेगेटिव पब्लिसिटी करके भी अपना नाम करना चाहते हैं, और ये पार्टियां और ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं, ये जो ग्रुप्स हैं जो क्लैशेस बढ़ा रहे हैं, ये खुद ये बदनामी फैलाना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हमेशा होते रहे। ये धर्म अगर जुड़ गए, अगर ये धर्म के लोग जुड़ गए, तो इन पॉलिटिशियंस को, इन सो कॉल्ड लीडर्स को जो है पछाड़ दिया जाएगा। इसलिए इन धर्म के लोगों को लड़वाई रखो। अगर ये लड़ते रहेंगे आपस में, ठीक है ना, डिवाइड एंड रूल, ये तो बहुत पुरानी पॉलिसी अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आ रही है। डिवाइड एंड रूल, इन लोगों को लड़ाते रहो और खुद राज करते रहो, और कहते रहो राज नहीं सेवा।
सो इस तरह की जो चीज़ें ये हर राज्य में हो रही हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, सब पार्टियाँ ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। सो सब पार्टियाँ ही अपना जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इत्यादि पार्टीज जो हमारे देश में हैं। अब उन्हीं लाइंस पे अगर देखा जाए कि जैसे ही हरियाणा के इलेक्शंस सामने आए, अचानक से जो है ये दंगे भड़का दिए गए। अब सवाल उठा दिया बीजेपी सरकार पे, सवाल उठा दिया सीएम खट्टर की शासन पे। सो इस तरह के जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, ये वोट बैंक्स लेने की तरकीबें हैं, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। मुझे लगता है हमारे देश के पॉलिटिशियंस को कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, कुछ नोवल आइडिया लेके आने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है हम वोटें अपनी तरफ खींच सकें। अगर हम वी द पीपल ऑफ इंडिया अपने लिए ज़्यादा खुद सोचें तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियंस की ज़रूरत नहीं। जो ऐसी बातें करते हैं उनको मक्खन से वाल वांगू बाहर निकाल दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। देखिए, मेरी हम्बल यहाँ पे प्रार्थना है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग मुझे भी लीडर और पॉलिटिशियन की कैटेगरी में काउंट करते हैं कई बार। सो अगर मैं ऐसा कुछ भी बोलूँगी तो शायद लगेगा मैं खुद के ही खिलाफ बोल रही हूँ, सेम टू यू हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक महिला अधिवक्ता हूँ पहले, और लीडर बाद में हूँ या पॉलिटिशियन बाद में बनूंगी। लेकिन जो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, जो दावा करते हैं कि हमारी पार्टियों के बिना ये देश नहीं चल सकता, या हमारे अपोज किए बिना, या हम इतने अच्छे अपोजिशन लीडर्स हैं कि हमारे सामने बीजेपी का कोई जवाब नहीं सामने से आ रहा। उस तरह के जो दिमागी अपने आप को समझ रहे लीडर्स और पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए ये मेरी सलाह है कि अपने जो है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, मैं कहूँगी देश की सेवा नहीं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कोई और तरकीब सोचें और जो है अपने काम देश की सेवा में या देश को आगे प्रोग्रेस कराने में, देश के विकास में अपना योगदान दें। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, कैपेबल बनाया है कि आप लोगों की सेवा कर सकें, कोई पॉलिसी बना सकें, कोई एक साइन कर सके जिससे किसी की ज़िंदगी में बदलाव आता है, तो ज़रूर करें, रादर देन किसी को टारगेट करें, किसी कम्युनिटी को टारगेट करें, या एंटी नेशनल स्लोगन्स करें, या एंटी कम्युनिटी लोगों पर जो है स्टिग्मा लगाएं। मुझे लगता है कि ये डिवाइसिव फोर्सेस आपके अंदर हैं, जिसकी वजह से आपको सब जो है उसी तरह से नज़र आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री मूवमेंट, फ्री ट्रेड, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, ये ऐसे आती हैं बातें, लेकिन हमारी जो देश की एक बदकिस्मती है, उसमें जितने लोगों के राज्य में ये दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो भी जहाँ भी हैं, वो उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान लिया अपने तौर पे, जिसको स्यू मोटो कहते हैं। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, संविधान की अब इन सारे बातों में संविधान की बात तो देखो आनी आनी है। कोई भी हमारे देश का कानून है वो एक तरह से संविधान से ही उत्पन्न होता है, वहीं से एमिनेट होते हैं सारे आर्टिकल्स, सारे जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं संविधान में। हमारे सारे मानव अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो भी सरकार का फ़र्ज़ बनता है हमारी तरफ, वो सब जो है संविधान में लिखे गए हैं। और इस तरह की जब भी मूवमेंट कर्टेल होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी इंटरनेट सर्विसेज जैसे कि हरियाणा में बंद रही है 2 अगस्त तक, इस तरह की जब भी ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जाता है, जो कि अपने आप में गलत है। राइट टू प्रिवेसी या फिर राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन जो है इफेक्ट होती है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए ये सब ज़रूरी हो जाता है। पर आम जो इंसान है, जो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जो कैब में सफ़र करते हैं, उनके लिए गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करना, आना जाना उनका बिल्कुल वर्जित हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। तो इस तरह की जो डिपेंडेंस है, डिजिटल इंडिया जो मोदी जी ने ही शायद स्टार्ट किया, डिजिटल इंडिया, तो पहले हमारी डिपेंडेंस उस पर इतनी बढ़ा दी गई है कि अब जैसे ही इंटरनेट सर्विसेज बंद होती हैं तो सारे जो है सिटीजन्स का जो है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो इफ़ेक्ट होती है, तो फिर वो और सरकार को गालियाँ निकालते हैं। इस तरह से डेफिनेटली ये एक विशियस सर्कल है, और हमें खुद ये समझना चाहिए कि इस तरह इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से या एक राज्य को देख के दूसरे राज्य में सेम बातें अप्लाई करने से कोई राज्य नहीं चल पाएगा, और कुछ नया सोचने की ज़रूरत है नेताओं को। वो सब आइडिया, वो सारे ट्रिक्स जो हैं ओल्ड हो चुके हैं, इनके वेरी ओल्ड ट्रिक्स दे आर अप्लाइंग ऑन एवरीबडी।
मतलब इतने ओल्ड ट्रिक्स हैं कि एक मेरे जैसा आम इंसान भी उन ट्रिक्स को इजीली समझ जाए कि ये ट्रिक क्या है। तो नेताओं के लिए तो वो ट्रिक समझना बहुत आसान है। सो ये व्यापार से उठ के मुझे लगता है बिजनेस से उठ के इनको देश की प्रगति के तरफ जो है ध्यान लगाने की जरूरत है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे क्षतिग्रस्त जो एरियाज हैं उसमें सरकार उनको भी विक्टिमाइज होने दे रही है। ये क्या है, एक नई चीज़ निकल आई है या नई पॉलिसी निकल आई है, इसके ऊपर कुछ कहेंगी आप? जी देखिए, वही है कि कुछ लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है कि अब अपने जो है पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ जो कहते प्यादे जो इनके हैं उनको बलि चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि खुद के पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है उनसे सर्व होते हैं। उन लोगों को इन दंगों में इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर जैसे गुजरात रॉयट्स हो गए या कुछ ऐसे रॉयट्स है जिनका कोई नतीजा निकला, अगेन किसी एक के ऊपर वो सारा इल्ज़ाम लगा के जो है उसको जेल भेज दिया जाएगा और खुद सारे क्लीन चिट होकर बाहर निकल आएंगे। सो ये बड़ा ही पुराना जो है तरीका जो हम सबको अब तक समझ आ गया है। और जो आज का यूथ है, जो हम यूथ में फॉल करते हैं, बिलो 40 जो है उसको यूथ माना जाता है हमारे देश का। पहले ज़माने के 20s जो है अब के 30s, और पहले ज़माने के 30s अब के 40s माने लग गए हैं। सो जो हमारा ये नौजवान पीढ़ी है उनको ये सब समझ के जो है सबको सरकार में सोशल सर्विस के लिए, कहते समाज सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपना व्यापार करने के लिए। खट्टर साहब का एक निराशाजनक बयान आया कि 60,000 लोग जो हैं पुलिस के, वो 2.70 करोड़ लोगों की जो हरियाणा के हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो इसमें बात ये निकलती है, तो 2.70 जो करोड़ लोग हैं हरियाणा के, उनकी अगर ये लोग सुरक्षा नहीं करते तो बेनती है कि ये डिपार्टमेंट तोड़ देना चाहिए, फिर लोग अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनके ऊपर फिर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? इन दो बातों के बात करें आप। सर देखिए, जो टैक्सेस हम पे करते हैं सबसे पहले वो हमारी सुरक्षा के लिए, या हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं या गवर्नमेंट कोई भी हमें सर्विस दे रही है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इस टाइम पे सीआरपीएफ भी बुलानी पड़े या होम मिनिस्टर मिस्टर अनिल विज जी कुछ भेजें हमारे तरफ, या कोई डिप्लॉय करे फोर्सेस, या हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ यूज़ की जाती, तो वो सब हमारे ही इनडायरेक्टली पॉकेट में से जा रहा है। और अगर हमारी ही सुरक्षा उसमें से नहीं हो रही तो मुझे लगता है देयर इज़ नो फन पेइंग सो मच टैक्सेस। तो अगर इस तरह का बयान खट्टर जी की तरफ से आया है, बड़ा ही मुझे ये निंदनीय है मेरी तरफ से, और आलोचना की जाती है ऐसे बयान की खट्टर जी के, कि जिसमें उन्हें बिल्कुल ही हाथ खड़े कर लिए इस बात से कि भाई अब हम तो जो है इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। पर मेरा ये मेरी जो है जनता से भी ये विनती है कि सारा कुछ सरकार पे ना छोड़े, खुद भी थोड़ा सा सतर्क रहें, खुद भी इन दंगों से दूर रहें, और कम से कम अपना दिमाग चलाते हुए जो है हिंदू मुस्लिम एथनिक क्लैशेस के ऊपर या कम्युनिटी क्लैशेस के ऊपर ज़्यादा गौर ना करें। इस तरह की बातें जो है सिर्फ आप ब्रेन वॉश करने के लिए होती हैं, और ये सब जो है इनका सबको अल्टीमेट फ़ायदा जो है बेनिफिशियरी जो है सरकार ही होगी। आम जनता को, आम नागरिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। खट्टर जी ने अगर ये बयान दिया है तो उन्होंने कम से कम ये नहीं सोचा कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसकी मिजरेबल फेलियर है, जो रन करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, सेक्रेटरीज चलाते हैं और कंसर्न मिनिस्टर चलाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मुझे जो अब समझ में आ रही देश में क्या हो रहा है, एक चीज़, एक पॉइंट इज ट्रिगरिंग अनदर। जैसे ही मणिपुर के वायलेंस को इतनी तवज्जो दी गई, इमीडिएटली वायलेंस इन हरियाणा वॉज ट्रिगर्ड। दिस इज नो कोइंसिडेंस, आई एम टेलिंग यू। ये सब कुछ सोची समझी चाल है, ये सब कुछ ध्यान हटाने के लिए है मणिपुर से, कि इट इज़ नॉट ओनली इन मणिपुर, इट इज़ इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, बी इट द सेम गवर्नमेंट। बट द पॉइंट इज़ कि ये हमारे सिर्फ मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए हरियाणा पे ध्यान ला दिया गया है, ताकि आम लोग जो है जनता को एक नया टॉपिक मिल जाए। ये हम बहुत सालों से ये कहावत सुनते आ रहे हैं, वक्त गुजरते ही जनता भूल जाती है, 4 दिन बाद जनता भूल जाएगी कि क्या हुआ था, उनको एक नया टॉपिक चाहिए डिस्कस करने के लिए। सो उसी तरह से अब हरियाणा की जो वायलेंस है ये मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए ट्रिगर किया गया है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा।
सो नॉर्मल मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए या जो नेता वहाँ बैठे हैं मेरी तरह जो बात करते हैं टीवी चैनल्स पे, अपोजिशन लीडर्स हो गए, स्पोक्स पर्सनस हो गए, मुझे लगता है उनके लिए बहुत आम बात हो गई है अब, तभी शायद उनके लिए इसके ऊपर कोई चिंता नहीं व्यक्त की जाती या वो इतने चिंतित नहीं होते इन टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि उनके लिए रोज़ ये खून खराबा देखना, ये दंगे देखना बड़ी आम सी बात हो गई। तो इस हालात में भारत जो है वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकता है या नहीं, ये सवाल है आपसे लास्ट। सर डेफिनेटली देखिए, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। अगर आप मुझे 4 प्रॉब्लम्स भी देंगे तो मैं 5th जो सोल्यूशन है उसके ऊपर कंसंट्रेट करूँगी, फोकस करूँगी। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इंडिया जो है एक सुपर पावर है और वो डेफिनेटली वो जो टारगेट है हम हिट करेंगे, पर इस तरह की जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, और इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, लोगों को अपने काम पे, व्यापार पे ध्यान देना चाहिए, और जितना ज़्यादा काम पे ध्यान होगा तो इस तरह के क्लैशेस कम से कम होंगे। ये आप ध्यान दीजिए, ये जो लोग क्लैशेस कर रहे हैं ये सारे अनएम्प्लॉयड हैं। सॉरी इफ आई एम हर्टिंग समवन सेंटिमेंट्स, बट दे ऑल आर बेरोजगार। जो बेरोजगार है उनको दिहाड़ी के लिए 500 रुपया दे के दंगों में खड़ा कर दिया जाता है कि ये लो लाठी, हो जाओ शुरू, ये लो पेट्रोल, इस पे आग लगाओ, जला दो गाड़ी, जला दो बस, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बेरोजगार लोगों के काम है, जिनको 2 वक्त की रोटी या शराब के लिए जो है इस तरह के काम करने पे फोर्स किया जाता है, ऑब्वियसली थ्रू सम सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट ओनली। तो इस तरह के अब ऑपोजिशन है, रेनिंग गवर्नमेंट है, वी डोंट नो। तो ये तो जब आप खुद स्टेप करोगे सिस्टम में तो आपको समझ में आएगी कि किस तरह से वही लोग जो टीवी पर बैठ के इतना अच्छा बोलते हैं असल में वही जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। तभी कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ये कीचड़ है। सो हमें इस कीचड़ में कमल के फूल की तरह खिलना चाहिए और जो है अच्छी बातों पे फोकस करके इंडिया को आगे लेके जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप आए हो, लेकिन चलते चलते एक बात और ज़रूर बता दें, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है अगर वो फेल होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्या जिम्मेवारी होती है, ये लास्ट क्वेश्चन। जी सर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो रोल है डेफिनेटली जो है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, एंड सुप्रीम कोर्ट्स और जो कोर्ट्स जिसकी बात की जा रही है वही अगर गार्ड ना कर पाए हमारे मानव अधिकारों को जो है ना संभाल पाए तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन जैसे सुओ मोटो एक्शन मणिपुर केस में लिया गया है, यहाँ पे भी 2 होम गार्ड्स को जला दिया गया पहले, और फिर आगे जो है दंगे भड़के हैं। लेकिन अब कोर्ट्स कहाँ तक जाएगी जब उन्हें पता है कि हर स्टेट में ये कॉमन है और ये खुद ही सरकार के बंदे हैं जिन्होंने ये सब करवाया है। सो चिंताजनक बात तो ज़रूर है, ऐसा नहीं कि कोर्ट्स बिल्कुल मूव लेती हैं, पर हर जगह एक्शन लेना भी नामुमकिन है जब तक कोई सामने से नहीं आ रहा। क्राइम इज़ वेरी कॉमन, डेफिनेटली इसके ऊपर जो है FIR दर्ज की जाएगी, उन लोगों पर क्लैशेस देखे जाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और जो है इसके ऊपर जो मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट है, पुलिस, वो काम करेगी। पर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का एज मतलब जो हायर रोल है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा है एज गार्डियन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बेसिकली। Thank you so much, Kanuji, for speaking for we the people of India. I am grateful to you. थैंक यू सर।